क्लास 12 2025 इकोनॉमिक्स पास होने की गारंटी लेकर आए हैं उस वीडियो के थ्रू, यानी कि कम से कम आप इन वीडियोस के जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसको अच्छे से तैयार कर लो। आप पास होने की जो आपकी दिक्कत थी ना वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि आप 100% पास होंगे। इसके अलावा जो टॉपर्स बनने वाले हैं उनके लिए कॉन्फिडेंशियल वीडियो होगी, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने वाला कि हाँ ये मेरे टॉपिक्स तैयार हैं और मैं टॉप होने के लिए तैयार हूं। तो मैं सूरज मालाकार मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। मैं आज की इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, श्योरिटी है 100% की। तो देखो यहां पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे एग्जाम में वो सामने लिख दिए गए हैं, इन्हीं में से 100% आने की संभावना रहेगी। तो मित्रों इसके बाद आप वेट करिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आपके पास आएगी, इंडियन इकोनॉमी की नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल में इस जो आपके सामने ये जो बताया है मैंने, इसको ध्यान से पूरे वीडियो में सुन लेना है, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर एक एक टॉपिक के अंदर ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आने की संभावना इस बार रहेगी। देखो सबसे खास बात है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं आपके समुद्र के सिलेबस को ना एनालिसिस करके मैं इतना सा कर देता हूं कि आप एटलीस्ट इतना पढ़ लो। देखो जो टॉपर है वो तो 100% क्या बुक से बाहर से भी पढ़ के जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब पढ़ के जाएगा, लेकिन आप जिनको पास होने का भी डर है ना, मैं उनका ख्याल पहले रखता हूं, टॉपर की बाद में, क्योंकि टॉपर हमेशा टॉपर ही रहेगा भैया, गॉड गिफ्टेड है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन जिनको पास होने की भी संभावना नहीं रहती, अच्छे मार्क्स लाने, उनके लिए मैं ये वीडियोस को खास स्पेशल तौर पर बनाता हूं। तो देखो इस पूरे सिलेबस को मैंने बहुत ही छोटा कर दिया है। देखो इसमें पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर है। तो देर ना करते हुए आइए मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। वीडियो बाद में अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, पहले अच्छी लग जाए अभी से लाइक कर दीजिएगा, लेकिन शेयर करना मत भूलना दोस्तों। इसे आगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना यार। और इसी मोटिवेशन से अगली वाली जो वीडियो आएगी ना इंडियन इकोनॉमी वाली, वो इसी पर डिपेंड रहेगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपके सामने मनी एंड बैंकिंग को लिया है। मनी एंड बैंकिंग वाला जो आपका चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है, आप सबको पता है। यहां पर जो सिलेबस है उसको मिनिमाइज करके मैंने क्या किया है, मैंने कहा फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले मुद्रा के कार्य, भाई हिंदी वाले जो है वो लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके जैसे भी कर रहे हो, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। और इसमें भी बता दूं चारों फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बार फंक्शन इंपॉर्टेंट है वो पहला और दूसरा, जिसे प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, लेखे की इकाई या मुद्रा का मूल्य, है ना, मुद्रा का मापक। ये वाला जो फंक्शंस ऑफ मनी है इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो फंक्शन, सही है। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने कहा है मनी सप्लाई वाला आने का चांसेस है। मनी सप्लाई जब भी आएगा 1 to 3 मार्क्स में ही आएगा। अच्छा ये चैप्टर का क्वेश्चन कौन कैसे डिवाइड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 सबको पता है, यही कोर्स में M1 = C + DD + OD। ये सारी चीजें ना मैं आपको लाइव क्लासेस में भी करवाऊंगा। बस लाइव क्लासेस के लिए मैं वेट करूंगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है मुझे बताएं, और कितने लोगों तक आपने पहुंचाया, कितने कमेंट्स आए, वो सब लाइव क्लास में मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बस एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है शेयर, लाइक एंड शेयर। तो देखिए यहां पर मैंने कहा मनी एंड बैंकिंग चल रहा है आपका, यहां पर मुद्रा और बैंक। अगला टॉपिक इसमें आ जाता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या आ जाता है दोस्तों, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि जो हमारे केंद्रीय बैंक है भारत का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके कार्य क्या है ना। तो कार्य में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मैंने यहां लिख कर दिए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कौन से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो इशू ऑफ करेंसी आपको पता है, मोनोपोली है आरबीआई के पास, है ना। दूसरा बोला बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर है। यहां देखिए बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों का बैंकर। और क्रेडिट कंट्रोल, देखो हमने मार्क किया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है आरबीआई का वो यही वाला है, क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि मुद्रा साख पर नियंत्रण जो है उसका, है ना, क्रेडिट कंट्रोल। तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। साख नियंत्रण कैसे करती है, जिसके अंदर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि सीमांत अनिवार्यताएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। देखो दोबारा बता रहा हूं, फंक्शन ऑफ आरबीआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि साख नियंत्रण। उसमें कौन कौन से उपाय पढ़ने हैं आपको, सारे पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव वाला एक क्वालिटेटिव पढ़ना है, यानी कि सारे गुणात्मक उपाय पढ़ने, और एक पढ़ना है आपको खासकर, सारे पढ़ने मात्रात्मक उपाय, हिंदी में सॉरी, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उपाय, और एक गुणात्मक पढ़ना है क्वालिटेटिव, कौन सा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत अनिवार्यताएं, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक।
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझाना। ये चैप्टर 6 नंबर का तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान से देख लो, यहां पर 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में से यहां पर आने की पूरी संभावना हो सकती। 6 नंबर का मतलब है सर एक क्वेश्चन 6 वाला देंगे और उसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे 3+3, तो हो सकता है 3 मनी से और 3 बैंकिंग से, ऐसा हो सकता है, ये पूरी संभावना। मतलब यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के आने की संभावना नील जता रहा हूं मैं, सही है। जो मेरा एनालिसिस कहता है वो 6 नंबर का ही यहां से क्वेश्चन आएगा, वो 2 पार्ट में बांट देते हैं ना, 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन 3 और 3 में बांट देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आइए दूसरा मैंने जो यूनिट उठाया यहां पर वो उठाया नेशनल इनकम, जो आपका है 10 मार्क्स का। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले मैंने जो उम्मीद जगाई है यहां पर देखिए, स्टेप्स अंडर एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आजकल मेथड्स के स्टेप्स पूछने की ना एक बहुत नई प्रक्रिया चालू हो गई पेपर के अंदर कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। तो वो स्टेप्स जो है एक्सपेंडिचर मेथड के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एक वैल्यू एडेड मेथड का आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन में भी संभावना है, हो सकती है। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्योरी पार्ट में स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट और इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इनमें से ही कोई थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। बात समझ के रखिएगा, प्लान करके रखिएगा, तभी मजा आएगा आपको अपने मार्क्स को लाने में और एग्जाम को करने में और मेरी लाइव क्लास लेने में। तो ये सारा प्लान मैं अपनी कॉपी पे लिख लिख के तैयार है। चैप्टर को मैंने कैसे डिवाइड किया आपके क्वेश्चन पेपर में देखिए, 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, यानी कि मैंने जो अपने एनालिसिस में संभावना जताई है 1 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है और एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से आपके बन सकता है। अभी जो 6 नंबर वाला है, जरूरी नहीं आजकल 6 का पूरा एक क्वेश्चन देते ही नहीं है, उसके टुकड़े कर सकते हैं, 4 और 2, 3 3, है ना, ऐसा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यूनिट हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट दोस्तों है हमारा 6 नंबर का, और इस गवर्नमेंट बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए क्या हो सकता है 2025 एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल ऑफ बजट डेफिसिट। एक बजट डेफिसिट जिसके अंदर आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकता है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किताब में हर राइटर में आप पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी होता है, मैंने बाई मिस्टेक अनइक्वालिटी लिखा है, इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता को कम करना। आपको पता है ना, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की असमानता है देश के अंदर, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस चैप्टर को मैंने कैसे डिफाइन किया है, 3 + 1 + 1 + 1 आने की पूरी संभावना जताई है, जहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का इस चैप्टर से और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के इस बजट से पूछे जाने की संभावना है। इसका मतलब बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, राइट। चलते हैं अगले यूनिट पर। अगला यूनिट मैंने शामिल किया है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, है ना, भुगतान शेष और विदेशी विनिमय दर वाला जो चैप्टर है, आपको पता है 6 नंबर का ये भी यूनिट है। तो 6 मार्क्स का जो ये यूनिट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की डिटेल, यानी कि रिलेटेड टू क्वेश्चन आ सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, भुगतान शेष खाता क्या है, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, उसके बारे में आ सकता है। इसके 2 कंपोनेंट भी आपको पता है, मतलब इसको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, वो इसी का पार्ट है, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। इसके बाद मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, हिंदी में इसका नाम क्या है वो देख लेना एक बार। अगला है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कहने का मतलब है स्थिर और क्या फ्लेक्सिबल क्या है, लचीली विनिमय दर प्रणाली, समथिंग इसके और भी नाम है, ये याद रखिएगा। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा या डिफरेंस आ सकता है, समझ आ गया। तो ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 नंबर का ये चैप्टर है और संभावना मैंने जताई है 4 + 1 + 1 की, देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, सही है। यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहां से, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां से आने की पूरी संभावना रहेगी। एंड आपका एक यूनिट सबसे बड़ा है जो 12 नंबर कवर करता है, आपको पता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका कितने का, 12 नंबर का, यानी कि आय और रोजगार
का निर्धारण। आय और रोजगार का निर्धारण। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बताया है मैंने। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, जिसे एक इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हो, याद है ना इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि कह रहा है कि अधिमांग की समस्या या स्फीति अंतराल की समस्या से आप क्या समझते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हाउ टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट। बेटा देखो ठीक करने के दो उपाय, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति जो सरकार यूज करती है, या मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जो आरबीआई यूज करती है। तो बेटा यहां के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ना इस बार के लिए, वो फिस्कल पॉलिसी आ रहा है। तो मैं सर मॉनेटरी पॉलिसी ना पढ़ूं, मैंने देखो ऐसा नहीं कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी ना पढ़ो। जो टॉपर है भाई, मैंने अभी कहा किताब ही नहीं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेता है, लेकिन जिसके पास अभी इतने में से ना आपने इतना सा भी नहीं पढ़ा था, तो आपको मैंने इतना समेट के दे दिया कि एटलीस्ट इतना पढ़ लो आप, सही है, और तैयारी भी कराऊंगा मैं। तो देखो यहां पर फिस्कल पॉलिसी से कैसे हम एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। न्यूमेरिकल ऑफ एमपीसी एमपीएस एंड के, भाई कोर्स में आपके एपीसी और एपीएस भी है, उसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन मैंने जो मोस्टली संभावना जताई है न्यूमेरिकल ऑफ एमपीसी एमपीएस एंड के की संभावना ज्यादा जताई है कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एंड के क्या है, गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपको पता है ना, गुणांक या निवेश गुणांक समथिंग जो भी कहते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आप मेरे सजेशन में यहां पर एपीसी और एपीएस वाला न्यूमेरिकल भी जो इससे भी आसान है, अगर उसको भी तैयार रखे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, सही है। इसके बाद देखिए फुल इंप्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन होती है, पूर्ण रोजगार और क्या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडी और उसके कंपोनेंट्स यानी कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग और उसके तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। तो इस तरीके से 12 नंबर जो आपका है मैंने कैसे डिवाइड किया है, 4 + 4 + 1 1 1 1, यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से संभावना जता रहा हूं और 1 नंबर के 4 क्वेश्चन की संभावना जता रहा हूं। तो इस तरीके से आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो पूरा होता है। सिलेबस कम किया मैंने और साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, मैंने यहां लिखा है वॉच, अच्छे से वॉच कीजिएगा, उसे ध्यान से देखिएगा। प्लान बनाना अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, रुक के जाओ भाई, इंपॉर्टेंट है, प्लान बनाओ अपने लिए। सिर्फ मेरे कराने से बेटा टीचर के कराने, हर टीचर कहता पूरे साल में कराऊंगा तब भी कुछ नहीं हुआ, दिन रात कराने से अपना प्लान तैयार करो। अब इसमें से मुझे कितना कौन सा आता है नहीं आता, उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब तैयार करो। सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर देना भाई वीडियो को, कमेंट कर देना एक मोटिवेशनल, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए और मेरे अंदर मोटिवेशन आए कि आप लोगों के लिए और अच्छा वर्क करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट करेंगे, इसको आप तैयार रखना। आज ये वीडियो लॉन्च हुई है, उम्मीद करता हूं कल नहीं तो परसों अगली वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। बाकी सब्जेक्ट पे भी काम चल रहा है, अकाउंटेंसी वाले भी वेट कर रहे होंगे, अकाउंटेंसी का भी जल्दी ही आएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।